हेलो, गुड मॉर्निंग। बीएससी पार्ट फर्स्ट, बॉटनी पेपर सेकंड। आज हम साइनोबैक्टीरिया जो पढ़ रहे थे उसके अंदर आगे बढ़ते हुए साइनोबैक्टीरिया के सेल स्ट्रक्चर और हेट्रोसिस्ट के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो ये जो डायग्राम यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है इसकी नॉर्मल वेजिटेटिव कोशिकाओं का स्ट्रक्चर। वेजिटेटिव कोशिकाएं जो हैं वो किस प्रकार की दिखाई देती हैं। मैंने पिछली क्लास में तुमको बताया था कि हेट्रोसिस्ट जो होती है वो अन्य कायिक कोशिकाओं से डिफरेंट होती है, इसलिए इसको हेट्रोसिस्ट कहते हैं। तो आज हम कायिक कोशिकाओं का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और हेट्रोसिस्ट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं ये भी आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस डायग्राम के अंदर कि बाहर की ओर ग्रीन कलर से बाउंड्री आपको डॉट्स में दिखाई दे रही है। ये जो है सभी साइनोबैक्टीरिया में पाई जाती है, जिसको कि म्यूसिलेजिनस शीथ कहा जाता है। तो ये म्यूसिलेजिनस शीथ जो होती है सभी साइनोबैक्टीरिया का मुख्य कैरेक्टर होता है। और बैक्टीरिया में भी मैंने बताया था कि कुछ बैक्टीरिया में स्लाइम लेयर या कैप्सूल पाया जाता है। तो ये म्यूसिलेज जो शीथ होती है ये किसकी बनी हुई होती है? ये बनी हुई होती है म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स, एवं ग्लूकोनिक एसिड। और इसका जो फंक्शन है ये क्या काम करती है? फंक्शन क्या है इसका? ये इसको सूखने से बचाती है, डेसिकेट होने से बचाती है, डेसिकेशन से बचाती है, सेल को सूखने से बचाती है, इसको सूखने नहीं देती है। तो ये जो है फर्स्ट चीज हो गई हमारी म्यूसिलेज। और म्यूसिलेज जो है ये किससे बना है? म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स और ग्लूकोनिक एसिड। फंक्शन इसका पता चल गया। और ये जो है इसके अलावा ये जो दो केमिकल्स हैं, इसके अलावा ये दूसरी चीज इसके अंदर जो होते हैं ये फाइबर्स भी होते हैं इसके अंदर, जिससे कि ये मिलकर बनी हुई होती है। और ये फाइबर्स जो होते हैं ये सेल वॉल से बनते हैं, सेल वॉल से बनते हैं। और ये फाइबर्स जो है और ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स और ग्लूकोनिक एसिड्स जो होते हैं ये सब मिलकर जो है इसके चारों तरफ की ये जो है म्यूसिलेजिनस शीथ का निर्माण करते हैं और ये इसको डेसिकेशन से बचाती है। नेक्स्ट चीज जो है वो है सेल वॉल। तो दूसरी चीज इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? सेल वॉल। दूसरा है इसका सेल वॉल। तो सेल वॉल जो है ये जो है 4 लेयर्स के अंदर विभक्त होती है। सेल वॉल में 4 लेयर्स होती हैं, इसके अंदर 4 लेयर्स होती हैं। L1, L2, L3 और L4 कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? L1, L2, L3 और L4। तो ये जो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से काफी मिलती जुलती होती है इसकी सेल वॉल। और ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की ओर और म्यूसिलेज शीथ के अंदर की ओर होती है। और ये पेप्टिडोग्लाइकोजन किससे बनती है? पेप्टिडोग्लाइकन अमीनो एसिड एंड फैटी एसिड्स। ये इसका केमिकल कॉम्पोजिशन है किसका? सेल वॉल का। और सेल वॉल जो होती है जो कि इसको शेप देने में मदद करती है। इसका फंक्शन क्या हो गया? शेप ऑफ द सेल प्रोवाइड कराती है। सेल को शेप ऑफ सेल जो है वो किसके द्वारा दिया जाता है? ये सेल वॉल के द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है। अब इसके अंदर नेक्स्ट चीज जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये है तीसरी चीज। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरी है मेम्ब्रेन। इसके अंदर आप पिंक कलर से देख रहे हैं सेल वॉल के अंदर की ओर ये है सेल मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन के बारे में अब हम पढ़ेंगे कि मेम्ब्रेन जो है इसके अंदर कैसे बनती है। तो मेम्ब्रेन जो है ये लिपिड सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट चीज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन जो है लिपिड, प्रोटीन, लिपिड से बनी हुई एक लेयर होती है और जो कि जिसके अंदर बहुत सारी अंदर की ओर इनफोल्डिंग्स है। जैसे ये मान लीजिए आपकी मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये अंदर की ओर काफी सारी इसमें इनफोल्डिंग्स दिखाई देती हैं, इस तरह से अंदर की ओर फोल्ड हो जाती है।
ऐसा माना जाता है कि ये जो है इनफोल्डिंग्स ये थाइलेकोइड के निर्माण में भाग लेती हैं, थाइलेकोइड्स के फॉर्मेशन में भाग लेती हैं। तो इसके अंदर ये जो इनफोल्डिंग्स आपको दिखाई दे रही हैं सेल के अंदर, मेम्ब्रेन के अंदर, तो तीसरी चीज हम पढ़ रहे हैं सेल मेम्ब्रेन लिपिड, प्रोटीन और लिपिड की बनी हुई होती है। इसमें इनफोल्डिंग्स होती है जो कि साइटोप्लाज्म में चली गई। किस में चली गई है इनफोल्डिंग्स? इन द साइटोप्लाज्म, इन द साइटोप्लाज्म। तो ये जो है डेवलप जो थाइलेकोइड्स बनते हैं, पिगमेंट जिनके अंदर पाया जाता है उनको बनाने में मदद करता है। तो इसका ये जो ये वॉल लेयर्स हो गई, म्यूसिलेशी सेल वॉल और सेल साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर, डायग्राम के अंदर हमें जो है पूरा का पूरा सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाला भाग दो भागों में बटा हुआ दिखाई दे रहा है। एक तो सेंट्रल पार्ट जिसको कि हम सेंट्रोप्लाज्म या सेंट्रोप्लाज्म कहते हैं, ये लिखा हुआ है सेंट्रोप्लाज्म। सेंटर वाला भाग जो है, जो कि आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रहा है, जिसमें कि आपको किसी भी तरह की कोई चीज या इंक्लूजन्स पड़े हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, ये सेंट्रोप्लाज्म कहलाता है। और ये जो सेंट्रोप्लाज्म होता है इसमें जेनेटिक मटेरियल जो है डीएनए के रूप में, न्यूक्लियोप्लाज्म भी इसको कहते हैं। और ये क्योंकि एक प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इसलिए इसका जो ये जेनेटिक मटेरियल है, न्यूक्लियोप्लाज्म जो है, ये किसी भी प्रकार के आवरण से ढका हुआ नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें नहीं है, इसलिए ये प्रोकैरियोटिक सेल का एक प्रकार है। और इसके अंदर न्यूक्लियोलस भी जो है वो नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियोलस भी नहीं है इसके अंदर। और इसके अंदर क्या चीज नहीं है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इसको न्यूक्लियोइड कहते हैं, हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं, जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म या सेंट्रोप्लाज्म के अंदर जो है, जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, उसमें पड़े हुए रहते हैं। इसके बाद की ओर आप देख रहे हो काफी कलर्ड है ये बाहर वाला पोर्शन, और काफी कंजस्टेड भी आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें की सारी चीजें आपको सेल ऑर्गेनेल्स दिखाई दे रहे हैं। इसके अंदर आपको क्या दिख रहा है? ये जो है वेसिकल्स की तरह, जो है लेयर्स की तरह आपको जो संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, इनको हम थाइलेकोइड्स कहते हैं। ये थाइलेकोइड्स जो होते हैं इनके अंदर पिगमेंट्स होते हैं। मैंने बताया था आपको कि इनके अंदर फाइकोसियानिन, फाइकोइरिथ्रिन, कैरोटिनॉइड्स, जेंथोफिल्स, एलोफाइकोसियानिन प्रकार के पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जो कि सभी इन थाइलेकोइड्स के अंदर पाए जाते हैं। इनमें प्लास्टिड्स नहीं होता है, जो कि एक प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर है। तो चौथे नंबर पे हमने इसका न्यूक्लियोप्लाज्म और जेनेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ा। पांचवें नंबर पर हमने पढ़ा कि बाहर वाला भाग जो होता है वो काफी कलरफुल होता है और उसमें सारे सेल इंक्लूजन्स होते हैं। तो इस बाहर वाले भाग को हम पांचवें नंबर पे रखते हैं, इसको हम क्रोमोप्लाज्म कहते हैं। बाहर वाला कलर्ड भाग जो होता है ये क्रोमोप्लाज्म कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रोमोप्लाज्म। और अंदर वाला जो है ये सेंट्रोप्लाज्म या न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। तो इस तरह से इसकी पूरी बॉडी जो है दो भागों में मोटी मोटी विभाजित है, न्यूक्लियोप्लाज्म और क्रोमोप्लाज्म में। तो क्रोमोप्लाज्म के अंदर जो है हमें पट्टिकाओं के, पुटिकाओं के आकार की थैली जैसी संरचनाएं जो दिख रही हैं, इनको हम थाइलेकोइड्स कहते हैं। इनके अंदर फोटोसिंथेसिस के लिए पिगमेंट्स होते हैं, प्लस इनके अंदर रेस्पिरेशन के लिए भी स्थान होता है, इसलिए इनको जो है फोटो रेस्पिरेटरी थाइलेकोइड्स के नाम से भी हम जानते हैं, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस में भी काम में आते हैं, इसलिए फोटोसिंथेटिक रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन्स भी इनको कहा जाता है। इसके बाद में ये थाइलेकोइड्स जो है ये भोजन बनाते हैं, और ये भोजन जो होता है इनके अंदर अलग अलग चीज़ों में, अलग अलग प्रकारों में संग्रहित होता है, जो कि मैं आपको पिछली क्लास में रिजर्व फूड मटेरियल टॉपिक में पढ़ा चुकी हूँ। अल्फा ग्रेन्यूल्स, बीटा ग्रेन्यूल्स, ओएल ग्रेन्यूल्स आदि इसके अंदर जो है डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर रिजर्व फूड मटेरियल आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा इसमें गैस वैक्यूल्स पाए जाते हैं, जो कि इसको बायोएंसी प्रदान करते हैं, जिसके कारण ये पानी में आसानी से तैर सकता है। इसके अलावा आप देख रहे हैं इसमें जो है राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं। पिंक कलर का जो स्ट्रक्चर है गोल, ये राइबोसोम्स हैं। राइबोसोम्स जो हैं ये 70S प्रकार के राइबोसोम्स इसमें पाए जाते हैं, जो कि एक प्रोकैरियोटिक सेल का विशेष लक्षण होता है। तो इसके बाद में आप ये देख रहे हैं कि अंदर से इनफोल्डिंग्स हो रही हैं। ये जो मैंने आपको पीछे दिखाया कि ये जो है
क्या बनाती हैं, फिर थाइलेकोइड्स बनाती हैं, जबकि बैक्टीरिया में ये इनफोल्डिंग्स हम क्या कहते थे, मीजोजोम्स कहलाती थी, और ये यहाँ पर जो है थाइलेकोइड्स कहलाती हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो है बैक्टीरिया की जो एक नॉर्मल सेल है, वेजिटेटिव कोशिका है, इसका जो आंतरिक संरचना जो है, जब हम माइक्रोस्कोप से इसको देखते हैं तो ये हमको किस तरह से दिखाई देती है। तो ये तो एक नॉर्मल वेजिटेटिव कोशिका का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा। इसके बाद में हम जो है हेट्रोसिस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि हेट्रोसिस्ट जो है उसमें और ये जो वेजिटेटिव सेल अभी हमने पढ़ी, इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होते हैं। तो नेक्स्ट चीज जो हम पढ़ेंगे इसके अंदर वो है स्ट्रक्चर ऑफ हेट्रोसिस्ट। तो स्ट्रक्चर ऑफ हेट्रोसिस्ट अब हम पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट जो होती है, जब हम इसका स्टडी करते हैं तो हमें जो है वो दिखाई देता है कि इसकी जो स्ट्रक्चर है वो अन्य कोशिकाओं से बहुत भिन्न होती है। मतलब इसकी जो भित्ति होती है, वॉल जो होती है इसकी बहुत मोटी होती है, बहुत थिक वॉल से ये घिरे हुए होते हैं। एक तो ये स्ट्रक्चर के अंदर हम देखते हैं, प्लस इसके ऊपर की और दोनों साइड्स के अंदर कुछ ये घुंडियां दिखाई देती हैं, कुछ नोड्यूल्स दिखाई देते हैं, जो कि इसको कायिक कोशिकाओं से जो है जोड़ने में मदद करती है। तो ये यहाँ पर जो है ये रिक्त स्थान है, और यहाँ पर ये मोटी भित्ति है जो कि इसको दूसरी कोशिका से पृथक कर रही है। और जो है अब इसका जो ये मेन स्ट्रक्चर जो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये जो है ये हेट्रोसिस्ट है या वेजिटेटिव सेल है। तो वेजिटेटिव सेल जो है इसके अंदर हमें जो है इतनी मोटी सेल वॉल दिखाई नहीं देती है। इसके अंदर जो है यहाँ पर सेल वॉल के बाहर म्यूसिलेज होता है, जो कि हेट्रोसिस्ट के अंदर हमें दिखाई नहीं दे रहा है। इसके अलावा इसके अंदर जो है और भी बहुत सारे जो ये जो मैंने आपको दिखाए हैं ये लाइंस, ये पिट कनेक्शन कहलाते हैं। ये तो क्या कहलाते हैं, पोलर नोड्यूल्स कहलाते हैं, और ये कहलाते हैं पिट कनेक्शन, जिससे कि ये वेजिटेटिव कोशिकाओं से जुड़े हुए होते हैं, और ये पोलर नोड्यूल्स कहलाते हैं। पोलर नोड्यूल जो होते हैं और इसके अंदर जो है, जब हम इसकी स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि इन वेजिटेटिव कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं, हेट्रोसिस्ट के अंदर पाए जाते हैं। तो ये अलग से जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है ये ही हेट्रोसिस्ट है, हेट्रोसिस्ट का स्ट्रक्चर है ये। और अब हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं जो कि एक नॉर्मल कोशिका के अंदर नहीं पाए जाते हैं। सामान्य कोशिका से आप देख रहे हो इसका साइज बड़ा है। सबसे पहला कैरेक्टर, साइज जो है सामान्य कोशिका से बड़ा, सामान्य सेल से बड़ा होता है। इसका साइज सामान्य कोशिकाओं से बड़ा होता है। दूसरी चीज इसके अंदर देख रहे हैं कि ये जो होती है इसके अंदर क्रोमोप्लाज्म और सेंट्रोप्लाज्म जो है वो नहीं होता है, डिवीजन जो है वो नहीं होता है, इसलिए इसको समांगी या होमोजीनस कहा जाता है। ये कोशिकाएं कैसी होती है, होमोजीनस। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सेल्स आर नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू क्रोमोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। तीसरी चीज इसके अंदर जो है हम क्या पढ़ेंगे, थिक सेल वॉल, जो कि आपको दिखाई दे रही है, थिक सेल वॉल। इसकी बहुत ज़्यादा मोटी सेल वॉल होती है। और इसके बाद में जो मैंने आपको अभी बताया था, नो म्यूसिलेजिनस शीथ जो होती है वो इसमें नहीं पाई जाती, नो म्यूसिलेजिनस शीथ। तो इसके अंदर म्यूसिलेजिनस शीथ भी नहीं होती है। और इसके अंदर जो है थाइलेकोइड्स नहीं पाए जाते, थाइलेकोइड्स अनुपस्थित होते हैं। छठा, इसके अंदर जो है गैस वैक्यूल्स, जो कि हमने वेजिटेटिव सेल्स में पढ़ा, गैस वैक्यूल्स अनुपस्थित होते हैं।
गैस वैक्यूल्स भी इसमें नहीं पाए जाते हैं। और हेट्रोसिस्ट में चूंकि थाइलेकोइड्स नहीं पाए जाते हैं, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन या फोटोसिंथेसिस नहीं होता। क्या होता है फोटोसिंथेसिस में? कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट होती है। इनके अंदर क्या होता है हेट्रोसिस्ट में? नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। और जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वो एनएरोबिक कंडीशंस के अंदर होता है, एनएरोबिक कंडीशंस। इसलिए जो है इसकी जो सेल वॉल होती है वो बहुत सेल वॉल, ये क्या है इसकी? सेल वॉल थिक, जो कि बाहर से जो है इसके अंदर ऑक्सीजन को नहीं आने देगी। प्लस इसके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इसको ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो नाइट्रोजिनेज एंजाइम करता है, और ये जो एंजाइम है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में काम नहीं कर सकता है। तो एनाएरोबिक कंडीशंस चाहिए। इन एनाएरोबिक कंडीशंस के लिए जो है इसके अंदर थिक सेल वॉल, नो फोटोसिंथेसिस, तो ये जो है प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा इसको जो है भोजन इन कोशिकाओं से मिलता है। तो ये जो वेजिटेटिव सेल हैं इनके